नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 12 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। प्रथम पाली की एग्जाम में मैथ और रीजनिंग के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। सभी प्रश्नों का आंकड़ा भी एग्जैक्ट है जो एग्जाम के अंदर आया था। साथ ही साथ कुछ रीजनिंग के नए पैटर्न पे आज सवाल पूछे गए, वो भी पैटर्न यहाँ पे इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारा जीके जीएस के एनालिसिस का वीडियो आप जरूर देखिएगा। अगर आप आने वाले समय में एग्जाम देने वाले हैं तो और उसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम से जरूर प्राप्त कर लीजिएगा। एक प्रश्न है यहाँ पे, इस प्रकार के प्रश्न आज पहली बार देखने को मिला कि आपको जो है 4-5 आंकड़े दिए गए थे इस प्रकार 3-3 डिजिट के 125, 225, 521, 275, 239 इस प्रकार के आंकड़े दिए गए थे। उसके बाद बोल रहा था कि आरोही अब या अवरोही, यहाँ पे आरोही पूछा गया था, आने वाले शिफ्ट में अवरोही पूछा जा सकता है कि इस क्रम में सजाएं। उसके बाद कितनी संख्याओं का स्थान नहीं बदलेगी या बदलेगी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बदलेगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये रीजनिंग का पैटर्न बहुत पुराना है। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे थे तो ये हमारे ख्याल से 2014-2015 में बैंक में ये पैटर्न आता था, ये रीजनिंग, और इस पे जो है 5 क्वेश्चन पूछे जाते थे। ठीक है, तो आज जो है आरआरबी ग्रुप डी के अंदर देखा गया तो इसमें आपको सजा देना है। जैसे बोल रहा है आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो यहाँ पे सबसे पहले 125 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 225 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 239 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 275 आ जाएगा, उसके बाद हमारा 521 आ जाएगा। हम सजा दिए पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में। बोल रहा है कि कितने संख्या का स्थान बदलेगा, तो सबका स्थान बदला लेकिन 275 का नहीं बदला। 275 पहले भी 4th पोजीशन पे था और अभी भी 4th पोजीशन पे है, तो 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे बेस्ट 3 प्रश्न पूछे गए थे, एक नहीं 3। आपको अच्छे से देख के जाना और इसमें देखना क्या है, ये तो ऐसे ही हो जाएगी, है ना। एक प्रश्न पूछा गया था कि 900 के 30 वस्तु खरीद कर 100 के 2 वस्तु बेचने पर लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब भैया 900 के 30 खरीदे तो एक कितने के खरीदे 30, तो हमारा सीपी कितना हो गया 30 रुपये, है ना। सीपी हो गया 30 रुपये और एसपी एक कितने हो गए 50 रुपये, तो एसपी हमारा कितना हो गया 50 रुपये। 100 का 2 तो एक 50 रुपये में बेचोगे ना, है ना। तो लाभ कितने हो गए 20 रुपये। और लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा सीपी 30 रुपया, कट गया मतलब क्या हो गया 200 बटा 3%। या तो इतना लिखो या तो 66.2 बटा 3% लिखो, दोनों सेम ही बात है। तो ये आई होप समझ में आएगा कि दम नहीं था इस मैथ में। इस प्रकार का पूछा गया था, एग्जैक्ट आंकड़ा है ये। एक इससे भी ज्यादा खतरनाक पूछा गया था एकदम लो लेवल की, कि कोई आदमी किसी काम के 2/3 को 12 दिन में और 2/3 कर रहा है 12 दिनों में, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे 18 दिनों में। अंश से अंश को काट देते हैं और कोना कानी गुना कर देते हैं। आपको कभी भी इस टाइम एंड वर्क में इस प्रकार का मतलब आ जाए आपका लाइन, तो ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं अंश से अंश काट दिया, 2 से 12 को 6 से काट दिया और मैं क्रॉस गुना कर दिया, है ना। तो एक काम हमारा, एक काम कितना होता है, एक तो एक का मान हमें कितना होना 18 हो गया, तो 18 दिन में करेगा। अब इतना ही से एग्जामिनर नहीं रुके, एक और इन्फॉर्मेशन दे दिया इसी सवाल को बनाने के लिए कि आधा काम 9 दिन में करता है तो पूरा काम 18 दिन में नहीं करेगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन से काम चल जाएगा। ये गूगली फेंका गया था, बहुत ही ईजी प्रश्न आया था। यहाँ पे एक प्रश्न जो सब दिन पूछे जाते हैं, आपको ये सूत्र जरूर याद होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य होता है ना, यही होता है। और बहुलक वैसे जो आंकड़ा वाला होता है वो जो सबसे अधिक बार आया रहता है वो बहुलक हो जाता है। सभी आंकड़ों का योग बट्टा जितने भी आंकड़ा उससे भाग देता है, औसत मतलब औसत निकालना हो तो आपका माध्य हो जाता है। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बच जाती है बीच वाली, वो हमारा माध्यिका हो जाता है। तो ये तो हो गया आंकड़ा से। और एक इस फॉर्म में पूछे जाते हैं तो इसमें ये सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। तो उसी पे रख देंगे, यहाँ पे बहुलक ही पूछा जा रहा है तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा 3 माध्यिका 3 गुने 8 माइनस 2 गुने 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, है ना। 24 माइनस 12 ही हुआ ना, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा, है ना। 24 माइनस 12 हो गया तो आपका आंसर जो है 12 ही हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, एक प्रश्न आपको जो है ट्रिगो से रोजाना आ रहा है। ट्रिगो में कुछ इस प्रकार का पूछा गया था आज कि tan थीटा का कुछ वैल्यू दिया गया था। जैसे यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू है, ये आंकड़े डिफरेंट हो सकते हैं भाई। तो 4/5 है tan थीटा का वैल्यू, है ना। इससे आपको पूछा जा रहा था एग्जाम के अंदर 1 + sin थीटा बट्टा 1 - sin थीटा का मान पूछा जा रहा था। इतना छोटा पूछा जा रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे बड़ा रख लिया है क्योंकि छोटा मुझे एग्जैक्ट टाइप का मिला नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रश्न बनाने के लिए या तो आप जो है इन तीनों जो है भुजाओं का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार होता है। आपको कर्ण निकालना है पाइथागोरस से। तो यहाँ पे इस सवाल को बनाने के लिए अगर आप ये कर रहे हैं, इसका मतलब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको टाइम लगने वाली है। हाँ, जब बड़ी समीकरण पूछा जाएगा इस पे आधारित
कि भाई इसका स्क्वायर, इसका क्यू, इसका माइनस ये, रूट अंडर इतना उतना, मतलब बहुत बड़ा समीकरण। अगर ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। अगर साइन कॉस के अलावा भी बहुत सारे थीटा जितने भी 6 है सभी का यूज कर रखा है, तब तो आप कोण निकाल लीजिए, काफी इजी पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे खाली साइन और कॉस पूछा जाए tan का मान देके, तो आपको कुछ नहीं करना है। tan थीटा का एक मान ये भी होता है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। ये तो मतलब भुजा के फॉर्म में थे कि लंब आधार होता है, और ये थीटा के फॉर्म में साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। आप जानते ही हैं tan थीटा का वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 4/5। अब जहां जहां साइन है वहां 4 रख दीजिए, जहां जहां कॉस है वहां 5 रख दीजिए। तो इस समीकरण में आप रख देंगे तो 5 चौका के 20 माइनस 15, तो आपका हो जाएगा ऊपर में 5 और नीचे में हो जाएगा 5 चौका 20 और 5 तिहाई के 15, तो 35 कट जाएगा। तो 1/7 जो है आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। जहां जहां साइन है वहां वहां आपको 4 रखना है, जहां जहां कॉस है वहां 5 रखना है, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है ना। एक प्रश्न आपसे इस प्रकार का पूछा गया था कि भाई सॉल्व कीजिए इसे। ये नहीं बोला गया था कि मूल निकालिए, कुछ भी ऐसा, आपको सॉल्व करने के लिए बोला गया था। तो सॉल्व करने के लिए बोला गया था तो पहले हम इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस के 16 है तो इधर आएंगे तो प्लस के 16 हो जाएंगे, बराबर 0 हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करने की क्या तरीका है कि ए और सी को कुछ ऐसे देखिए गुना कीजिए, तो 16 और इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 16 होना चाहिए, बीच वाले को जोड़ के या घटा के और गुना करके, है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं इस प्रकार से तोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। अब देख लीजिए -4 को -4 को गुना करेंगे तो हमारा 16 भी हो गया, जो ए और सी को गुना करने के बाद आता था, और -4 और -4 को जोड़ेंगे तो -8 भी हो गया। इसका मतलब हम जो तोड़े हैं ये सही है, ठीक है। अब x कॉमन ले लेंगे तो x -4 बचेगा, फिर -4 कॉमन आ जाएगा, x -4 बचेगा। अब आप कहिएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस कैसे हो गया, तो -4 को -4 गुना कीजिए तो प्लस 16 नहीं हो गया, तो ये हमारा समीकरण सही है। और x का एक ही वैल्यू निकल रहा है दोनों कंडीशन में, तो 4 ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। और जब इतना छोटा सवाल पूछा जाए तो आप एग्जाम में बनाने मत लगना, आप मान रख के भी देख सकते हो फुलफिल कर रहा है क्या, लेफ्ट साइड बराबर राइट साइड, उससे भी हमारा आंसर निकल सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 4 16 माइनस 32 गया तो -16 नहीं होगा, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाता, ठीक है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न पूछा गया था, ये भी गूगली है, लेकिन इसमें मैं पहले बता दूं एक चीज, पहले सब दिन बताता हूं कि जब भी आपको M1 MDH वाला M1 D1 H1 W2 लिखना है, M2 D2 H2 W1 लिखना है, वर्क को जो है आपको घुमा देना है, नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं हिसाब पढ़ रहा हूँ तो इसमें ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी। एक दिन 6 घंटे काम करके 10 लोग एक काम को पूरा करने में 12 दिन लगता है। 6 घंटे काम कर रहा है, 10 लोग है, 12 दिन में पूरा कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एक दिन में 5 घंटे काम करके 5 घंटे काम कर रहा है, 12 लोग हैं, है ना, और कितने दिनों में उसी काम को करेगा, तो हमको D1 चाहिए। और बोल रहा है एक दिन में, दिन का वैल्यू 1 दिया है, सॉरी यहाँ पे लगाते हैं एक दिन में, हाँ दिन 5 घंटे काम करे, 12 लोग कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है। इस पे कोई जिक्र नहीं है, हाँ ना। तो D1 आपको, D2 आपको निकालना है, और वर्क वही है, काम जो है सेम है। इधर भी मैं 1 लिख दिया, इधर भी लिखो चाहे मत लिखो, है ना। तो काम सेम है, तो यहाँ पे काम को घुमाने की नौबत ही नहीं आएगी। जहां भी काम अलग अलग रहेगा, कि मान लो उससे 2 गुने काम को होता तो मैं 2 इस साइड लिखता और 1 इस साइड लिखता, ठीक है। जो निकालना हो उसको उल्टा कर देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। इसको काटते हैं, 12 5 60, ये 12 से 12 कट गया, 5 से 2 कट गया, 12 दिन इनका आंसर हो जाएगा। मैं फिर से क्या समझा रहा हूं, अगर M1 D1 W2 लिखना है, M2 D2 W1 लिखना है, अगर काम अलग अलग हो तो। अगर काम अलग नहीं हो, अगर काम एक ही हो तो फिर इसका बात ही नहीं आता। तो फिर M1 D1 H1 M2 D2 H2 आपको लिखना है। जैसे जितना भी सिलेबस में हो सकता है, 2 ही बार में हो सकता है, घंटा की बात करें तो 3 बार में हो जाएगा, है ना। एक प्रश्न यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के का बराबर 0 है, द्विघात समीकरण है, एक मूल 3 है, तो दूसरा मूल आपसे पूछा गया है। दोस्तों ये प्रश्न बनाने के लिए आपको मूलों का योग का सूत्र जरूर याद होगा कि मूलों का योग क्या होता है, -b/a होता है। अब आपको -b/a का वैल्यू कितना यहाँ पे है, -9/1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं है तो कम से कम 1 है, तो -9 ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो +9 हो जाएंगे। तो मूलों का योग आपका हो गया +9। अब +9 लाने के लिए एक मूल अगर 3 है तो दूसरा मूल 6 नहीं हो जाएगा प्लस के, तो दूसरा मूल हो गया आपका 6। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर तो 6 हो गया। अब इसी में आपको अगर पूछ दे कि मूलों का गुणनफल निकालिए, तो मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा। आपने अभी देखा कि एक मूल 3 निकला और एक मूल 6 निकला था, तो मूलों का गुणनफल निकालने के लिए क्या होता है, c/a, और c के जगह पे कितना
छतरी का 18 आना चाहिए, तो 18/1 मतलब सी का वैल्यू जो है, सी कांस्टेंट टर्म जो है 18 आना चाहिए, तो के का वैल्यू जो है 18 हो जाएगा। अगर इसी समीकरण में एक और लाइन आगे जोड़ देता कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का मूल 1 मूल 3 है, तो दूसरा मूल निकालते हुए जो है के का मान बताएं, तो आपको 18 आंसर आना था। ठीक है, क्योंकि सी बाई ए करेंगे और सी के जगह पे दोनों मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो दोनों मूल का गुणनफल 18 है, तो मतलब के जगह पे हमें 18 रखना होगा, तभी जो है फुलफिल करेगा ये समीकरण। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से लिख देता हूं, मूलों का योग बराबर होता है माइनस बी बाई ए और गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। चूंकि एक मूल 3 निकला था, दूसरा मूल हमने 6 निकाला इस सूत्र से, है ना, तो गुणनफल कितना हो जाएगा 18, तो 18 मतलब k/1, तो 18 इसका होता है, के का वैल्यू 18 नहीं आ जाएगा। यही मैं समझाना चाह रहा था और कुछ नहीं। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा से आ रही 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10 सेकंड में पार कर लेती। पहली रेलगाड़ी की चाल 30 है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए सेकंड में है, यहाँ पे किलोमीटर में है। स्वाभाविक सी बात है, किलोमीटर को हमें सेकंड में बदल देना होगा। और चाल क्या मतलब दूरी क्या हो जाएगा टोटल, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई, तो 200 मीटर और 100 मीटर, ये टोटल दूरी हो गया। और चाल टोटल कितना हो जाएगा 30, और कौन सी दिशा से है, विपरीत। तो ये जो सापेक्षिक चाल क्या होती है, विपरीत दिशा में जुट जाती है, और इसको हम 5/8 से गुना करना है, क्योंकि घंटा मतलब किलोमीटर में था, और यहाँ पे ये 10 सेकेंड लगती है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आप मुझे इसे सॉल्व करके बताएं कि x का जो है कितना किलोमीटर आंसर आया है। ठीक है, पर आवर। ठीक है, वैसे थोड़ा सा और हिंट दे दूं, जब समान दिशा में ट्रेन चलती है या फिर कोई ट्रेन के साथ एक ऑब्जेक्ट चलती है, तो सापेक्षिक चाल जो है v1 - v2 हो जाता है। अगर विपरीत दिशा में चलती है ट्रेन और कोई ऑब्जेक्ट, तो आपका जो है चाल जुड़ जाता है, टोटल चाल सापेक्षिक चाल v1 + v2 हो जाता है। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ते हैं। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, एवरग्रीन फार्मूला याद रखना है। इतने से आपका ट्रेन वाला पूरी चैप्टर, पूरी हिसाब खत्म हो जाती है और कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ खंभा, गाय, सिग्नल, इस सब की दूरी जो लंबाई जो है आपको नगण्य माना जाता है। ठीक है, एक प्रश्न आपको देखने को मिला है, x + y = 65 दिया था। एग्जैक्ट आंकड़ा है, 12 बता रहे हैं एग्जैक्ट आंकड़ा। xy = 16 है, तो 2x + 1 का वैल्यू आपसे पूछा गया था। दोस्तों इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं तो ऑप्शन से मान रख देता, या फिर सॉल्व भी आप कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व करने से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होने वाली, कम से कम 1 मिनट लगेगा, तो मैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाऊंगा। ऐसे मैं बता दूं, ऑप्शन में जो भी देंगे, यहाँ पे 2x + 1 है, तो ऑप्शन में जो भी रहा होगा 2x + 1 पहले जोड़ लूंगा कि x का वैल्यू क्या रखूं, और एक जोड़ने से उतना आ रहा है। मान लीजिए कि 19 होता, 22 होता, 23 होता मान लीजिए, तो x का वैल्यू 11 आ जाता है। 11 22 + 1, तो 11 रखते, मतलब यहाँ पे इस प्रकार से आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। या फिर बनाने की क्या तरीके हैं, xy दिया है, x का वैल्यू आपको निकालना है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड। ठीक है, उससे x - y का वैल्यू निकलेगा, और जब x - y का वैल्यू निकलेगा तो फिर दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे, उससे x और y की वैल्यू निकलेगी अलग अलग, और तब आपको जो है इसको देखना है कि कितना आंसर आएगा। तो इस प्रकार जटिल हो जाएंगे, तो मैं ऑप्शन से चलता। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये बनाने की तरीका मैंने बता ही दिया। इसको स्क्वायर करेंगे तो x² + y² + 2 × 616 का जो है वैल्यू 65 का स्क्वायर आ जाएगा। 65 का स्क्वायर में से ये घटाएंगे तो इतना का वैल्यू आ जाएगा। फिर हम x - y का होल स्क्वायर निकालेंगे तो इतना का तो मान पता ही रहेगा, यही यहाँ पे बैठा देंगे। और x y का वैल्यू पहले से पता है, तो -2xy कर लेंगे, फिर स्क्वायर से बाहर निकलेगा, कुछ निकलेगा, फिर आपको जो है x - y की वैल्यू निकलेगी, इसमें डाल के करना है। इसीलिए ऑप्शन से जाना जरूरी मैं समझता हूँ। ऐसे हिसाब में आप भी एग्जाम के अंदर ऑप्शन से ही जाए। यहाँ पे मैं एक प्रश्न इसलिए रख लिया हूँ कि मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं और आपको क्या कौन सी डायरेक्शन फॉलो करना है। यहाँ पे 8 आदमी वाला पूछा जा रहा है सीटिंग अरेंजमेंट, ये रीजनिंग के प्रश्न है, 8 आदमी वाला। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि केंद्र की ओर मुंह करके है। देखिए लिखा है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। तो जब भी आपको केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे ना, जब भी केंद्र की ओर मुंह करके बैठेंगे, तो जो हमारा थॉट है पहले से उसको विपरीत कर लीजिए। ठीक है, 8 आदमी पहले से बना लेंगे, अगर 6 है तो 6 को बना लेंगे। ठीक है, और केंद्र की ओर जो बोलेंगे तो जो क्लॉकवाइज होता है ना वो लेफ्ट हो जाता है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है ये राइट हो जाता है। ठीक है, वैसे केंद्र की ओर नहीं बोलेगा तो आप जो है जो क्लॉकवाइज है इसे राइट करना है, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसे लेफ्ट करना है। लेकिन अगर केंद्र की ओर बोल दिया जाए, पार्टिकुलर अलग से लिखा हो, तो आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज को लेफ्ट मानना है और एंटी क्लॉकवाइज को राइट मानना है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन कोई भी एक पहला पढ़ लीजिए, और इसके हिसाब से बैठाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ। आपको भी ऐसे एग्जाम में करना है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आपका रिजल्ट हो। ठीक है, अपने घर में कुछ नए कीजिए, कुछ नया दिन लाइए, है ना, सब खुश हो, कुछ मौका दो दूसरे को भी अपने कारण। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है बैठाने वाला, यहाँ पे क्या है, मुंह करके बैठा है, डी टी के बाएं तीसरा बैठा है, और ये केंद्र की ओर है तो ये राइट हो जाएगा और ये लेफ्ट हो जाएगा। और लिख रहा है मैंने पहला वर्ड, पहला आदमी को बैठाने के लिए आप स्वतंत्र है, क्योंकि उससे पहले कोई इंफॉर्मेशन होती नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, डी टी के बाएं तीसरा है, तो डी कहीं भी बैठा दीजिए, और टी के बाएं तीसरा है, तो टी को मुझे यहाँ पे बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये केंद्र की ओर सब मुंह किया हुआ है, इसीलिए बाएं तरफ से 1 2 तीसरा, डी तीसरा। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे जो इससे आता है, साझेदार से सब दिन प्रश्न आ रहा है कि 21,000 ए लगाया और 36,000 बी लगाया और वर्ष के अंत में दोनों को समान राशि प्राप्त हुआ, तो बी कितने समय बाद व्यापार में आया था। इस प्रकार का प्रश्न है। तो देख लीजिए, ए जो है आपका 21,000 लगाया है और बी लगाया है आपका 36,000, है ना। और ये ए जो है आपका 12 महीना रहा है और बी कुछ महीने रहे होंगे। यही पूछ रहा है कि ये कितने महीने बाद व्यापार में आया था, तो 12 में से उतना घटा देंगे जितना महीना वो रहा होगा, है ना। तो दोनों समान लाभ प्राप्त है, मतलब एक एक अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, जितना इसको मिला उतना ही इसको मिला। तो इसको हम गुना कर लेते हैं, 1000 मतलब 3 जीरो है, इसको तो पहले कट कर देंगे, है ना। 21 और 12 को गुना करेंगे तो 21 दाहिन के 210 और 21 दोनों की 42, तो 252 हो जाएंगे, है ना। 21 दूना के 42 होता है और 21 दाहिन के 252 हो जाएगा। 252 इसका भी मान आना चाहिए, तो 36 से भाग दे देंगे, मतलब 36x का वैल्यू 252 आना चाहिए, तभी तो समान अनुपात में बटेंगे ना भाई। धन कैसे बढ़ते हैं, समान अनुपात में। और अनुपात कहाँ से निकालते हैं, टाइम गुने कैपिटल, है ना, टाइम गुने कैपिटल। तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 36x बराबर 252 होना चाहिए। ठीक है, 36x बराबर 252 होना चाहिए। 6 से काटेंगे, 6 से 6 36, 6 चौका 24, 6 दूनी की 12, 6 7 के 42। एक्स का मतलब 7 महीना मतलब बिजनेस में रहे, मतलब 5 महीने बाद आए थे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कितने समय बाद आए थे, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था साधारण ब्याज से, आज सीआई नहीं पूछा गया, ऐसा ही पूछा गया कि कोई धन 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब भी गुना वाला सवाल आपसे अगर पूछा जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली गुना माइनस 1 करना है, गुना माइनस 1 करना है और टाइम या रेट लिखना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 4 वर्षों में 2 गुना, तो 2 में से 1 कर लिया, कितना समय में, तो 4 वर्ष में। इसके बाद बोल रहा है कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, तो जो रिक्वायर्ड है उसमें भी गुना माइनस 1 कर लेंगे, तो 4 में से 1 कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा समय पूछ रहा है तो T2, अब इसी को हल कर लेंगे, आपका हो जाएगा, है ना। तो T2 बराबर डायरेक्ट हो जाएगा आपका 4 तिहाई के 12 वर्ष में। तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा ना, ये कोना कानी गुना करेंगे तो 12, ये T2 को गुना करेंगे तो 1 ही बचेगा, तो खाली T2 ही ना बचेगा। तो T2 बराबर आपका आंसर हो जाएगा 12। वैसे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं, मूलधन का क्या होता है, आर गुने रेट गुने टाइम का प्रतिशत, यही होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, है ना। और सीआई 2 और 3 वर्ष के लिए मैं बता ही चुका हूँ। कल एक बच्चा जिसका नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, कोई एक बच्चा है जो कमेंट किए हैं कि सर मुझे 3 वर्षों के लिए सीआई निकालने में तकलीफ हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि 3 वर्षों के लिए हमने बताया 3r स्क्वायर RQ, इस फॉर्म में आपको रखना है। मान लीजिए कि रेट है 5% आपका, तो 5 तिहाई के 15, 5 25 या 75, और ये हो जाएगा 5 25 पंचे 125। मैंने कहा कि यहाँ मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, यहाँ भी मुझे 3 अंक नहीं चाहिए, जो जो बढ़ता जाएगा पीछे वाले में शिफ्ट होता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 2 ही अंक है तो यहाँ शिफ्ट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ 3 अंक है तो ये है कि 5 में शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 15 76 25। इतना 15.7625 आपको जो है मूलधन का निकाल देना है। आपका 5% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगी। ठीक है, एक प्रश्न यहाँ पे समरूपता से पूछा गया है। मुझे पहले ही पता था कि आज न कल समरूपता से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसीलिए मैंने आपको पहले ही अपने मैथ वाले सेशन में जरूर बता के रखा है। आप देख लीजिएगा, मैंने वहां पहले ही बताया समरूपता का गुण धर्म, ठीक है, और किस प्रकार से होते हैं ये भी बताया कि समानांतर के जो है कौन कौन से कोण जो है समांतर भुजा होती है, तो कैसे कोण बराबर हो जाते हैं, कैसे समरूप हो जाते हैं। तो इस पर रिलेटेड एक प्रश्न पूछा गया था कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीएफ के जो है समरूप है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। भुजा एबी का वैल्यू दिया गया था, डी का वैल्यू पूछ रहा था। तो आज फिर से थोड़ा देख लीजिए किस प्रकार आप इसे बनाते हैं। इसे बनाने की क्या तरीके हैं, इसे बनाने की तरीके हैं आपके कि दो त्रिभुज है इस प्रकार का, इसका नाम भी दे दिया है जी ए बी सी और ये दिया है डी ई एफ, है ना। इसके बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात है ना, ये 2:3 है। इसका क्षेत्रफल अगर 20 होगा तो इसका 30 होगा, इस प्रकार समझिए, ठीक है। और ए बी का वैल्यू दे रखा है 12। तो समरूपता के गुण से हम क्या करते हैं, समरूप भुजाओं के अनुपात, तो मैं 12/डी ही पूछ रहा है, तो मान लीजिए एक्स है। समरूप भुजाओं के अनुपात बराबर क्या होती है, उनके क्षेत्रफलों के अनुपात बराबर क्या होता है, समरूप जो भुजा होते हैं ना उनके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक से मैं समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिए। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके समरूपता वाली भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके समरूप भुजा के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। तो वही मैंने किया, समरूप भुजा 12, इसके सामने x है और इनके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर इनके वर्गों का अनुपात हो गया। अब इसी को सॉल्व करने की प्रयास करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 144 बट्टा x स्क्वायर बराबर 2 बट्टा कितना हो जाएगा
3 हो जाएगा, है ना, यही हो जाएगा ना 2/3। अब इसी को आप निकाल लेंगे, 4x² बराबर 144 गुने 3 होगा, है ना। 4x² बराबर क्या होगा 144 गुने 3, है ना। मिटा देता हूँ, 144/x² निकलेगा, 12/x का और स्क्वायर, यहाँ पे 2/3 है। क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर समरूप भुजा वर्गों का अनुपात, 144 गुने 3 बराबर 2x² हो जाएगा, है ना। 2x² बराबर 144 गुने 3, यहीं से आपको x² की वैल्यू निकालना है। 144 गुने 3/2 इसको रूट में कर देना है, और जो x की वैल्यू निकलेगी वो आपका जो है d का मान हो जाएगा, हालांकि रूट में निकलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। साथ ही साथ सेकेंड शिफ्ट के एनालिसिस के वीडियो के साथ मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।